नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में चिंतन मंथन @2025 पर हम बात करने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करने के उद्देश्य से चिंतन शिविर कर रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रवास कर जनता से संवाद स्थापित कर उसके सुझाव भी एकत्रित किए हैं, जिस पर मंथन करने के लिए प्रशासन स्तर पर अधिकारी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आज से 3 दिवसीय चिंतन करेंगे, जिसको लेकर विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के ही मुख्यमंत्री ने विजन 2020 पर मंथन किया था, उसका क्या हुआ? चर्चा आज इसी पर। देखिए खास रिपोर्ट चिंतन मंथन @2025 पर। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज हो गया है। सशक्त उत्तराखंड @2025 के विषय पर इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। साल 2025 में जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो ऐसे में उत्तराखंड कितना विकसित होगा और आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ाए जाएंगे, इस विषय पर यह चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो राज्य में विकास से लेकर तमाम सेक्टर्स में कितनी प्रगति होगी, इस विषय पर मंथन किया जाना है। राज्य में आर्थिक स्रोत बढ़ाने की ओर इस पर चिंतन मंथन किया जाएगा। ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसडीपी में ग्रोथ हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं। 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक का भी व्याख्यान होगा। प्रमुख सचिव आवास आनंद वर्धन, नीति आयोग के सलाहकार डॉक्टर कुंदन कुमार शहरीकरण और वक्तव्य देंगे। प्रमुख सचिव लोनी व्यू RK सुधांशु का व्याख्यान पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में तकनीकी बदलाव पर होगा। इसी तरह शासन के आला अधिकारी अपने अपने विभागों से जुड़े विकास के रोड मैप को चिंतन शिविर में रखेंगे और इस पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। पूरे प्रदेश के बड़े मंत्रियों के दौरे लगाए, मुख्यमंत्री भी लगभग सब जिलों में 2-3 बार होकर आ गए। जनता से फीडबैक आता है विकास के लिए, उस फीडबैक का इम्प्लीमेंट किस रूप में किया जाए, इसके लिए सरकार ने चिंतन शिविर रखा है। और उस चिंतन शिविर के माध्यम से उत्तराखंड का नया मॉडल क्या होगा, हमने कहा 2025 तक उत्तराखंड को भारत के सर्वांगीण विकास के राज्य के रूप में उसको देखना चाहते हैं। उसको गति देने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी क्या भूमिका रहेगी और सरकार उस विकास की गति को बढ़ाने के लिए समाज जनता से आए हुए सुझाव हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा जो सुझाव गए हुए हैं, उन सब सुझावों को कैसे क्रियान्वित दिया जाए, ये दोनों विषय मुझे लगता है उस चिंतन शिविर में रहेंगे। हालांकि सरकार का चिंतन शिविर कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि भाजपा इस तरह की ड्रामेबाजी अक्सर करती रहती है, लेकिन भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि इन सब का आउटपुट क्या है। पहले भी ऐसी बहुत सारी बैठकें की गई लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं। बीजेपी का इस टाइप के नाटक हम बहुत समय से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, रुपए की कीमत बढ़ेगी, कहते कहते आज 83 रुपए का डॉलर हो गए, सब ने देखा है। बर्बादियां हो रही, एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही, रेलवे की अकेले 70,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी।
एसएसबी की सिविल विंग खत्म कर दी, एमईएस में लगभग 30,000 भर्तियां खत्म कर दी। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट है जिसमें नौकरियां खत्म कर दी हैं। आज बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गई है। तो बीजेपी ऐसे नाटक करती रही है और प्रदेश भी आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा के खर्चे में चले गया है। और ऐसे नाटक प्रदेश की जनता, देश की जनता अनेकों बार देख चुकी है। कुछ फ्रूटफुल दिखाई दे, सामने आए तब हमको समझ में आएगा। पूरा प्रदेश इस समय झुलस रहा है। आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, यूपी की पुलिस की गोलीबारी में देश प्रमुख की पत्नी मर रही है, अंकिता की सबूत मिटाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भर्ती घोटाले पकड़े जा रहे हैं। एक यूपीएससी के एक चेयरमैन को जो है सजा होती है उसको जेल में डाला जाता है, दूसरा खुलेआम घूम रहा है जिसने ये कहा कि सफेदपोश नेता कह रहे थे कि साहब जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जनता देख रही है और 2025 की चिंता राज्य सरकार को है और इसलिए चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। लेकिन उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में नौकरशाहों को भी राज्य के प्रति चिंतित होना होगा, क्योंकि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन ब्यूरोक्रेट्स को ही करना है। और ऐसे में अगर उनके पास सही प्लान और कार्य करने का जज्बा नहीं होगा तो फिर चिंतन शिविर का मकसद अधूरा रहेगा। तो आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने वाले हैं कि जो चिंतन शिविर @2025 ये शुरू हुआ है, इसमें विकास कार्यों को लेकर चिंतन किया जाएगा और क्या कुछ आगे हम कर सकते हैं, ये तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। और उसके अलावा खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बेरोजगारी दर बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, तमाम बातें उन्होंने भी अपनी रखी हैं इसको लेकर कि भर्ती घोटाले पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। तो ऐसे में विपक्ष भी एक तरह से इस पर अपनी आवाज उठाता हुआ दिख रहा है। तो आज देवभूमि के दंगल में हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। कमलेश उनियाल भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, लक्ष्मी अग्रवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दर्शन डोभाल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कमलकांत वरिष्ठ यूकेडी नेता और भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज शुरू करेंगे, लक्ष्मी अग्रवाल जी आपसे शुरू करेंगे, आपसे। तो अभी वो हमसे जुड़ेंगी। दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, आज से शुरू हो गया है और ऐसे में बात की जा रही है कि 2025 तक जो विकास करना है, उत्तराखंड को सशक्त बनाने की बात कही जा रही है। दर्शन डोभाल जी अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चिंतन शिविर अभी धामी जी कह रहे हैं, चिंतन शिविर उत्तराखंड को की चिंताओं को लेकर के नहीं है। ये चिंतन शिविर अभी कुर्सी बचाने को लेकर के है, क्योंकि जिस प्रकार भाजपा के अंदर अभी 2 गुट बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और सारे नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, उससे साफ संकेत आ रहे हैं कि हमें जो है जल्दी एक और मुख्यमंत्री मिलने वाला है और उनकी चिंता इसी को लेकर के है। और अभी आपने जैसे बताया, अगर इनको कुछ करना होता तो पिछले समय से हम जितने भी डिबेट कर चुके हैं, एक मुद्दा भूल करके दूसरा मुद्दा ले आते हैं, दूसरा मुद्दा भूल करके तीसरा, और समाधान आज तक किसी भी एक मुद्दे पर नहीं हो पाया। चाहे यूके CCC हो, चाहे विधानसभा घोटाला हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो। बेरोजगार आज भी सड़कों पर है, धरने पर बैठे हुए, धरना स्थल पर। अभी आप कैमरामैन भेज दीजिए अपना, वो लाइव अभी आप दिखा सकते हैं, वहां पर भी सड़कों पर है। किसी भी एक चीज का अगर समाधान भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है, जितने तमाम मुद्दे हैं, तो आप हमें बताइए, हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। लेकिन ये सिर्फ नाटकबाजी हो रही है, कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी, जनता का ध्यान भटकाना। और इनको खुद भी अब ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई बहाना नहीं बचा है, कोई भी इनके पास बहाना बचा हुआ नहीं है कि ये किस पर कोई कुछ जवाब देने के लिए नहीं है। बिल्कुल ये जहां पर जिनके आरोपी हैं, जो इनमें जेल में होने चाहिए थे, उनको ये प्रभारी बनाकर उनका जो है प्रमोशन दे रहे हैं उन्हें। ये क्या उत्तराखंड का भला कर पाएंगे? ये किस बात का चिंतन शिविर कर रहे हैं? और एक बात और कहना चाहता हूं, आप ही के चैनल पे शायद हमने डिबेट की थी कि कुछ दिन पहले धामी साहब ने जितने भी विधायक है उनसे प्रस्ताव मांगे थे कि आप उत्तराखंड के अपने कार्य क्षेत्र में जाएं और वहां रात्रि प्रवास करें और वहां की जन समस्याओं को लिख करके, नोट करके मुझे बताएं और उसका निराकरण करें। इसका मतलब जो उनका कार्यक्रम था, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। खैर चलो, जो विपक्ष के विधायक है वो तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन क्या उनके अपने विधायक उनकी बातें सुन रहे हैं?
इसका मतलब उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है और विधायक उनकी मानने को तैयार नहीं, और वो होना ही है, क्योंकि जब दो धड़े बन गए, जब दो गुट खुल के सामने आ गए, दो पूर्व मुख्यमंत्री उनके खिलाफ इतने जो है आरोप लगा चुके हैं भ्रष्टाचार के, तो वो कैसे जाएंगे? उनके पास भी तो बहुत सारे विधायक है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहाना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं कि जो है किस तरह से इन मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए, और उनके पास कुछ भी अब जवाब देने के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि इन कारणों से उनकी कुर्सी जो है खतरे में है और जल्दी ही कोई नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने वाली है। ठीक है, हमारे साथ कमल कांत जी हैं, यूकेडी नेता, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी से। कमल कांत जी, क्या आपको लगता है कि इससे चिंतन शिविर इसलिए की जा रही क्योंकि कुर्सी खतरे में? अनम्यूट कर लीजिए कमल कांत जी। वो तो कुछ ना कुछ अंदरूनी बात होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। हाल ही के घटनाक्रम में देखिए, अगर उनके जो जितना समय का पीरियड हुआ है उसमें घटनाएं हुई हैं, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे ट्रिपल एसएससी का केस हो, या 4 धाम की अव्यवस्था का रूप है, तो ये घटनाएं तो हुई हैं। और रहा उन्होंने चिंतन का आयोजन कर रहे हैं, वो शायद ब्यूरोक्रेट और क्या कहते नेताओं के बीच, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह का सामंजस्य बढ़ाना चाहते हैं कि शायद मजबूती प्रदान करे। लेकिन इन चीजों से क्या होगा? अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री ने कमीशन खोरी पर एक बात कही थी कि कमीशन तो चलता है, तो आप समझ सकते हैं तो किस तरह की व्यवस्था है। तो इन चीजों का चिंतन जब बाहर आ रही है, लोग परेशान है, तो जनता परेशान है, तो फिर ये बातें उठ रही हैं। अब वो खुद समझ नहीं जाएंगे, आने वाले समय में खुद बता देगा समय कि क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल, हमारे साथ लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस का भी बड़ा आरोप रहा है। लक्ष्मी जी, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी उन्होंने भी कहा है कि जो भर्ती घोटाले हैं और तमाम बातें उन्होंने कही है, बेरोजगारी को बढ़ने को भी लेकर उन्होंने अपने बयान में कहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चिंतन शिविर हो रहा है, चिंतन शिविर तो हर पार्टी का होता है, और अगर वो लोग मंथन चिंतन करना चाहते हैं और 2025 तक उत्तराखंड को सशक्त बनाने की बात की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? अनम्यूट कर लीजिए लक्ष्मी जी। हेलो जी। अब सोई भी सरकार जो है वो चिंतन शिविर के माध्यम से ये जगाने की कोशिश कर रही है कि हमें जनता की समस्याओं की, जनता के मुद्दों की, जनता की परेशानियों की याद हमें आ रही है, अब हम उसको दूर करने के लिए चिंतन शिविर हम ले रहे हैं। लेकिन चिंतन शिविर उनको इस चीज का करना चाहिए कि आज तक उन्होंने विकास का एक काम उत्तराखंड में जो किया हो, केवल और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ाने को लेकर। अरे जब आप खुद भ्रष्टाचार हैं, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहा है, आप आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि कितने विभाग ऐसे हैं। अभी 4-5 दिन पहले की बात हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ था कि 3700 कुछ करोड़ रुपए का घपला पंचायत उसमें विभाग में हुआ है। आए दिन पेपर में आपके घोटालों की पोल पेपर खोल रहा है। ये सब क्या है? आपके पार्टी के नेता, आपके वरिष्ठ, आपके पूर्व मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है, प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, और अब उसकी सुध लेने की बजाय, आपको जनता की सुध लेने की बजाय आप किस तरह से उस पर लीपापोती कर रहे हैं। तमाम तरह की पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली घटनाएं भाजपा सरकार में हुई है। पूरे देश में उत्तराखंड का जो है वो शर्म से झुका है। आप उन चीजों से आपको कोई लेना देना नहीं है। उनको आज तक आपने सिर्फ जांच के नाम पे लीपापोती आप उस पे कर रहे हैं तमाम विभागों में। अरे चिंता ही करनी है आपको तो चिंता कीजिए कि यहाँ की उत्तराखंड की जंगल जमीन जवानी को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से यहाँ के पलायन को रोका जाए। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, जो पहाड़ों में हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, वहां किस तरह से उनको पहुंचाया जाए। तो अगर चिंता करनी है तो आप उत्तराखंड के विकास की चिंता कीजिए, यहाँ की शिक्षा की चिंता कीजिए। हमारा उत्तराखंड खसक के कहां से कहां पहुंच गया है, 35वें स्थान पे आ गया है। और सहकारिता विभाग में घोटाला, तमाम घोटाला, भाजपा सरकार घोटाले पे घोटाला कर रही है। और अभी डोभाल जी सही कह रहे थे कि भाजपा की आदत है कि जब मुद्दे पे, जब उनको लगता है कि जनता इस मुद्दे पे मुद्दे को उठा रही है, हमारी साख गिर रही है, तो वो तुरंत दूसरी मुद्दे पे पलट जाती है, ध्यान भटकाने का जो काम करती है। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो जुमलेबाजी के झूठे लक्ष्मी जी करके आप सरकार में आए थे, अगर मुद्दों को हटाकर वो ध्यान भटकाने का काम करते तो विपक्ष का काम है ना कि जनता को ये समझाए। विपक्ष भी तो है आप। जनता तो, हम तो सड़क से लेके सदन तक की सरकार को चेताने का काम लगातार कर रहे हैं।
लेकिन ये सोई भी जो सरकार है वो सुने तभी तो। अधिकारी इनके नहीं मान रहे। अरे कैसी सरकार है आपकी, कैसे आप सत्ता चला रहे हैं कि अधिकारी आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। आप मुझे देखिए 40% कमी मनरेगा के कार्यों में आ गई है, 25% जो कमी है वो जिला योजना के कार्य में आ गई है। कैसे होगा इस देश का विकास, कौन सोचेगा इस देश के बारे में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि धामी जी बहुत दिन झूठ का जो बबूला है वो बहुत दिन तक नहीं चलता। अब जनता आपके झूठों को, आपके झूठे वायदों को समझ चुकी है। अब आने वाला टाइम में इसका पता भी चल जाएगा। बिल्कुल। कमलेश उनियाल जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बातें आपने सबकी सुनी, विपक्ष ने जहां पे अपनी बातें रखी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें की गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं तो पहले इस बिंदु पे आऊंगा। जो सरकार का चिंतन शिविर मसूरी में चल रहा है उसका एक कारण है, एक उद्देश्य है। क्योंकि हमारा कोई ना कोई अगर हमारा गोल है तो उस गोल का अचीवमेंट करने के लिए पहले उसका रोड मैप तैयार होता है, उसमें एक डेट चलती है। तो 2025 हमारी सरकार की जो तय की है ताकि उत्तराखंड अग्रिम राज्यों में पूरे भारतवर्ष के अंदर आए। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी होके आपकी योजना आयोग के उपाध्यक्ष हो गए या इसके अलावा जितना भी ब्यूरोक्रेट है, आज मसूरी के अंदर जो लालवाड़ शास्त्री हॉल है उसके अंदर ये चिंतन 3 दिवसीय चल रहा है। और इसमें इसी बारे में चिंता की जा रही है कि आने वाले टाइम पे हमारा जो उत्तराखंड राज्य हो किस तरह से खुशहाल हो और किस तरह से जो अंत्योदय की बात हमारी सरकार करती है, हमारी पार्टी करती है, या सीमांत क्षेत्रों में प्रवास करके मंत्री हो, चाहे अपने सरकारी नौकर हो या अपने सरकारी अधिकारी हो, जाकर के आम जनमानस की में और उनका निवारण तत्काल हो। इसी संदर्भ में पूरा एक रोड मैप तैयार करेगा, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उसके अंतर्गत आगे के आने वाले जो टारगेट है उनको अचीव किया जाएगा। तो कोई भी टारगेट हो उसको तभी अचीव किया जाता है जब उसका रोड मैप सब। ये तो होगी सरकार के चिंतन शिविर की बात। और जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि साहब यार ये अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, यूपीडी के प्रवक्ताओं की मैं भी बात सुन रहा था। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से इनके आगे कहना चाहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पहले जरा अपने बारे में सोचे। ये धड़ों में बांटने वाली बात तो आपके यहाँ कांग्रेस में अगर देखा जाए तो 4 से 5 धड़े हैं। आज कल इनके प्रीतम सिंह रावत जी शक्ति दिखा रहे हैं, संगठन को दिखा रहे हैं या अपने संगठन को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं इसका अवलोकन अभी वो खुद को एक चिंता का विषय है उनका। हरीश रावत जी का गुट अलग है, यशपाल आर्य जी का गुट अलग है, नेता प्रतिपक्ष। उसके अलावा आप ये देखिए जो इनके हरीश रावत जी हैं वो कितने एकत्रित होकर के आज सरकार की बात रखे या विपक्ष की भूमिका क्या ये निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। और सरकार को चिंता है हम लोगों को जो हमारे कमिटमेंट हैं, जो हमारा अपना जो हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है उसमें किए हुए वादों के अंतर्गत अपने काम किया, हमारी सरकार काम कर रही है। और इसके लिए चाहे कोई भी प्रकरण हो, अभी और बिंदु भी बात आ रही थी, चाहे वो अंकिता वाले मामले में हो, चाहे वो SSS के मामले हो। SSS के अंतर्गत आपने देखा हो 47 लोगों को आज बड़े से और छोटा अधिकारी आज जो भी इसमें लिप्त पाए गए हैं वो सलाखों के पीछे। अंकिता वाले प्रकरण में तुरंत अरेस्टिंग हो रखी है, उसके अंदर एक न्यायिक व्यवस्था की तरह जांच चल रही है और उसके अंतर्गत उनको कठोर से कठोर फास्ट ट्रैक की हमारी सरकार पुष्कर सिंह धामी सरकार बात कर रही है। तो फास्ट ट्रैक तक उसका निवारण होगा। विकास कार्यों की अगर हम लोग बात करते हैं तो करीबन आप ये लगा दो करीबन पूरे अगर देखा जाए चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे रेल के क्षेत्र में हो, कर्णप्रयाग रेल यात्रा की, कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात हो, चाहे चारधाम हो, रोपवे की बात हो, केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर आयुष्मान योजना की बात हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में अगर बात करना चाहेंगे तो हमारी उत्तराखंड सरकार या पूर्व में त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल से लेकर के और आज धामी जी के कार्यकाल तक स्वरोजगार के अंदर होम स्टे योजना हो, चाहे वैकल्पिक योजना हो, चाहे जितने भी स्वरोजगार के जितने भी सेक्टर हो उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। निरंतर उससे बात करें, हम तो काम करने वाले हैं, काम ठीक है। कमलेश उनियाल जी, एक बात और इसमें निकल कर आई थी, क्योंकि बात यह है कि कुर्सी का खतरा है, ये भी बात सामने आई था, आपने सुना भी होगा, विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई थी, इस पे क्या कहेंगे आप? 2 गुटों का 2 धड़ों की भी बात सामने आई थी। ये तो सब जग जाहिर है, इनके तो खुद के प्रवक्ता है, पूछिए तो खुद बोल रही हैं कि अगर वो संगठन को भी साथ लेते तो बहुत अच्छा रहता है। आप ये देखें ना, कल जो प्रदर्शन था उसमें कौन कितने लोग नजारत थे पहले उनकी देखिए। ये 14 10 विधायकों को 5 विधायकों को आपस में बांट करके इनके नेता
प्रतिपक्ष अध्यक्ष की लड़ाई चली आ रही है। आज जो इन्होंने जिलों में अध्यक्ष, हरिद्वार का प्रकरण देखिए, हरिद्वार में किसका विरोध हो रहा है? इनके जिलाध्यक्ष। हमारे यहाँ जो संगठन जिले तय किए गए, आप ये देखिए ना किस तरह से एक संवैधानिक जो संगठन की प्रक्रिया है उसके तहत कार्य किया गया है। हम यूनाइटेड हैं, हमारे अंदर कोई किसी की बात नहीं है। चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बड़े नेता है, कद्दावर नेता है। अगर कोई स्थिति हमारे पार्टी फॉर्म में बात रखी जाती है और उसमें विचार भी किया जाता है। हम सब एक हैं, यूनाइटेड हैं। यहाँ पे जो इनकी जानकारी के लिए बताऊं कि वहां पे कोई पार्टी का शिविर नहीं चल रहा चिंतन, वहां पे सरकार के लोग हैं, वहां पे योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, CS है, वहां पे चीफ सेक्रेटरी, उनका संबोधन हुआ है आज। अधिकारियों को कार्यशैली के बारे में कितनी जल्दी कार्य इस बारे में चिंता हो जाए। अनाप शनाप कुछ भी बोलते जाइए, आपका न कोई आंकड़े न कोई तथ्य है कि साहब कुछ नहीं हो रहा। अरे सकारात्मक सोच रखते हुए पार्टी की जो गतिविधि, ठीक है विपक्ष का काम है बोलना, हम मानते इस बात को, लेकिन सराहनीय कामों के अंतर्गत आप मुद्दा ये ऐसा है तो मैं इसमें अब ज्यादा क्या बोलूं आपको। हमारी पार्टी ने जो कहा है वो करेंगे। हम एक सपने के साथ हम कार्य करते हैं, ड्रीम के साथ हम कार्य करते हैं, और ड्रीम में डेट डलनी जो गोल में कन्वर्ट होता है। तो 2025 हमारा जो लक्ष्य है उसको फतह करने के लिए धामी सरकार जो आज चिंतन शिविर कर रही है उसका उद्देश्य ही है, ना कि सरकार और कुर्सी बचाने की। ठीक है, हमारी तो कुर्सी बची हुई है, सरकार भी बची हुई है। सोचना विचार करना तो इनके काम है, हमारा नहीं है। भागीरथ शर्मा जी, आपका क्या कहना? आपने तमाम लोगों की बात करी, यूकेडी नेता हमारे साथ थे, दर्शन डोभाल जी ने भी अपनी बात रखी, लक्ष्मी अग्रवाल जी ने भी अपनी बात रखी, कमलेश सुनियाल जी ने भी अपनी बात रखी, सबकी आपने बात सुनी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए भागीरथ शर्मा जी। जी देखिए, जब चिंता की जाती है किसी की पीड़ा की, कष्टों की, चिंता की, अपेक्षाओं की, तो जब कोई चिंतित होता है तो जब अच्छा करने का मन होता है तो चिंतन किया जाता है, और घर परिवार में भी ये प्रक्रिया चलती है। अगर ये चिंतन सरकार अस्थिर न हो, 5 साल पूरा काम करे, इसके लिए हो रहा है। सड़कों पर प्रसव न हो, जो कि विगत दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई, मैं किसी के आलोचना या उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा। जिस तरह की चुनौतियां हैं प्रदेश में और जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो राज्य अवधारणा की राज्य की जो अवधारणा थी उसके अनुरूप दिशा तय करने के लिए अगर चिंतन हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? हाँ, ये बात सही है कि जैसे काफी लोगों ने इस बात को उठाया कि चिंतन इस बात पर मैं कहूंगा होना चाहिए कि नियुक्तियों में धांधलियां न हो, पेपर लीक न हो, भाई भतीजावाद न चले, और हर दूरस्थ गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, पेयजल लोगों को मिले, और सर पर दूर कहीं नाले खालों से जल भर के महिलाएं आज भी अगर पानी ला रही हैं तो 20 साल 22 साल हो गए। तो ये चिंता का विषय है और इस पर चिंतन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छवि उत्तराखंड की ऐसी बनी है विगत में, इसके हड़ताली प्रदेश की छवि बनने लगी थी। तो बड़ा चिंता की बात है कि कर्मचारी जब चाहो, कोई संगठन है, बेरोजगारों के संगठन है, सामाजिक संगठन है, कोई न कोई रोज सड़क पर आ जाता है। तो ऐसी छवि, ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं? ये हड़ताली प्रदेश की छवि हमने तो उत्तराखंड जो है इसलिए मांग की थी कि लोगों को उनका हक मिल सके, उनकी अपेक्षाएं पूरी हो सकें। सरकारी सेक्टर में नौकरियां भले ही सीमित हों, लेकिन उन पे उनकी नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी हो, भाई भतीजावाद ना हो। तो और कम से कम पिछले दिनों एक बड़ी ऐसी बातें भी हुई कि समूह ग और घ के जो पद हैं, कम से कम उनमें तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए वो उन्हें सुरक्षित तो कर लें। हम ऐसी व्यवस्था, ऐसा तंत्र अभी तक शायद विकसित नहीं कर पाए, तो ये भी एक चुनौती है। उसके अलावा सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, उसको अपने बच्चे, जो मेधावी बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है
तो कम से कम इस बात पर चिंतन हो कि अगर कोई गरीब का बच्चा उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहा है तो उसको वो कर सके, तो इस पर चिंतन होना चाहिए। कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, क्योंकि इस पर लगभग सभी लोगों ने सवाल उठाया। उदाहरण अंकिता भंडारी का दिया जा रहा था। तो कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है, कम से कम अच्छे औद्योगिक वातावरण के लिए, विकास के लिए तमाम जो है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर भी चिंता और चिंतन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चिंता अभी ये बनी है पहाड़ी क्षेत्रों में कि हम जो है सिंचाई की व्यवस्था, पहले माइनर इरिगेशन के माध्यम से पहाड़ों में सिंचाई, नहरें, छोटी छोटी बूंदों से पानी पहुंचाया जाता था। तो उस वो व्यवस्था पिछले कई वर्षों तक जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसको फंड ही नहीं मिले, तो काफी कुछ इससे प्रभावित हुआ। लोगों की खेती जो है वो कर नहीं पाए, छोटी जोत के किसान हैं, खासकर मैं पहाड़ के संदर्भ में कह रहा हूँ। तो इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और उसमें जितना एस्टेब्लिशमेंट है, जितने लोग काम करते हैं, उनका सालाना वेतन जितना उनको भुगतान किया गया, उसका चौथाई काम भी उतनी राशि का, उसकी चौथाई राशि का भी काम उन्हें कई वर्ष तक नहीं कर पाए। तो फंड की कमी रही, लेकिन वेतन दिया गया। तो और दूसरा सबसे अभी आजकल जो चिंता की बात है, रोज मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही है और लोग मारे भी जा रहे हैं, और ये बड़ा चिंता का विषय है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे इसको जो है वाइल्ड लाइफ और जो ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे कम करेंगे, इस पर चिंतन की जरूरत है। और जो सड़क हादसे हो रहे हैं आए दिन, देखिए अभी 3-4 दिन में दर्जनों लोग जो है असमय काल के मुंह में चले गए। बैठकें खूब होती हैं, लेकिन सड़क हादसों को रोकने के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि हम पुख्ता तंत्र विकसित कर पाए हैं। तो रोज जो है लोग मर रहे हैं, कुचल रहे हैं, तो इस पे चिंतन किया जा सकता है। और सबसे बड़ा चिंतन, हम आत्मनिर्भर 2025 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड और विकसित उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और ये भी बात की जा रही है कि हम देश का अग्रणी राज्य होंगे। मैं भी ये कामना करता हूं कि ये नारा साकार होगा। लेकिन होगा कैसे? हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है आर्थिक संसाधन बढ़ाने का, वो जल विद्युत है। और जल विद्युत की जितनी क्षमता हमारे पास है, 50,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता हमारे जल संसाधनों में उत्तराखंड में है। तो उसमें जब भी काम शुरू होता है, यहाँ कोई न कोई दिल्ली से, कहीं बाहर से पर्यावरणविद तथाकथित आते हैं और धरने पे, अनशन पे बैठ जाते हैं। तो इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, केवल राजनीति के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए भागीरथ शर्मा जी, और आपकी बात से मैं सहमत हूं। और अभी ब्रेक लेने का वक्त हो चला है, तो आज हम बात कर रहे हैं चिंतन शिविर को लेकर, जो ये बैठक आयोजित की गई उसी पर लौटेंगे देवभूमि के दंगल में इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो एक पहचान मिलेगी, दुनिया पर अपनी चलेगी, चैंपियन कहलाने को अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं चिंतन मंथन एट द रेट 2025, जो कि ये शिविर का आयोजन किया गया है आज से और ये 3 दिन तक चलेगा। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, चिंतन किया जाएगा। इसको लेकर हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं और मेरा सवाल है दर्शन डोभाल जी आपसे, क्योंकि बात हो रही है आत्मनिर्भरता की बात आई है और इसमें पीएम ने भी कई बार इस चीज को लेकर आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। और ऐसे में क्या आत्मनिर्भरता आ रही है और 2025 तक क्या इस पे चीजें सही हो जाएंगी? पहाड़ का पलायन क्या रुक रहा है? क्या पहाड़ पर पलायन नहीं हो रहा है? इस पर क्या कहेंगे आप? दर्शन डोभाल जी। जी, मैं इस पर यही कहना चाहूंगा, जो हालात अभी प्रदेश के आप पिछले 22 सालों से देख रहे हैं और अभी भाजपा को दोबारा मैंडेट दिया जनता ने, जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार में भाई भतीजावाद है और अपने लोगों को, जो गुनहगार है, जिनको जेल में होना चाहिए, उनको आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रमोशन दे रहे हैं। तो इन हालातों से तो आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। जो जनता है वो भगवान भरोसे है, वो सरकार सरकार की उनके प्रति कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो मुझे नहीं लगता कि इनको आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। इनको जरूरत है निराकरण करने की। इनको जरूरत है कि यूके ट्रिपल के जो बच्चे आज भी सड़कों पर है उनका संज्ञान लेने की और उसमें पारदर्शिता के साथ में न्याय दिलाने की। इनको जरूरत है अंकिता हत्याकांड में जो इतना बड़ा गुनाह हुआ है, क्या आप क्या समझते हैं जिस प्रकार से इन्होंने सबूत मिटाने का काम किया है, क्या उनमें न्याय मिल पाएगा? क्या उसको वो सजा मिल पाएगी जिसका वो हकदार है? कल वो जमानत पर छूट जाएगा, कई छूट गए। और इसी प्रकार विधानसभा घोटाला जो हुआ है, क्या वहां पर न्याय करते दिख रहे हैं? नहीं, उसमें तो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है ना, उस पर तो एक्शन लिया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, छूट भी गए, जमानत भी हो गई। उनको पता है, सरकार को पता है कि कोर्ट में जो है किस तरह से कमजोर पैरवी करा करके जो है उनको बहाल किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो सरकार ने जो है इनको नियुक्तियां दी है और जब नियुक्तियां दी है तो उसके बदले में उन्होंने पैसा लिया है। पैसा पूरा बंदर बांट हुई पैसे की। पैसा एक आदमी के पास नहीं गया है, ऊपर तक पैसा गया है। अगर ऊपर तक पैसा ना जाता तो आज प्रेमचंद अग्रवाल जी जेल में होते, लेकिन वो बंदर बांट पैसे की पूरी जो है उनको बांटा जाता है। अपने हिसाब से कुछ भी आरोप लगाते रहिए, पहले जरा मैं बता, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप इधर विधानसभा भर्ती घोटाले के अंदर हमारी सरकार ने तुरंत कमेटी गठन करके उनका निष्कासन किया गया है, उनको पद से हटाया गया है। उनियाल जी सुन लीजिए, अब उसमें कोर्ट ने उनको यथावत रखने का आदेश जारी किया, उसमें डबल बेंच में हमारी सरकार गई है। सुन लीजिए, उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने अपने रिजर्व में भर्ती की है। ये खुलेआम दिया ना उन्होंने बयान। तो क्या उनको जेल में होना चाहिए था? उनको प्रमोशन होना चाहिए था? आपने उनका बयान नहीं सुना? प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान सुना था? अगर उनका सब देखो, उन्होंने वो तो न्यायपालिका के अंतर्गत वो लोग गए हैं वहां पे, उसके बाद हटाया भी गया है। जो नियुक्तियां नहीं गई थी, आप हर चीज न्यायपालिका पर क्यों छोड़ देते हो? कुछ सरकार का भी तो काम है। क्या जरूरी है कि वो आप न्यायपालिका में जाएं? कुछ आप निर्णय ले सकते हैं। अभी आप जो है सदन में आप इसे सत्र बुलाइए आप। दर्शन डोभाल जी, अब आपने कहा न्यायपालिका पे छोड़ देते हैं, क्या अगर सरकार इस चीज को लेकर एक्शन लेगी तब भी तो विपक्ष सवाल करेगा ना, भाई सरकार ने तो आपसी अलग ही उनके हम चीजों से संतुष्ट ही नहीं है। कैसे सवाल करेंगे अगर आप जो पारदर्शिता के साथ में काम कर रहे हैं? अगर आप सत्र बुला करके 2000 से लेकर के सन 2000 से लेकर के अभी तक की सारी जितनी भी भर्तियां हुई है, आप इसमें दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं? आप किसी को छूट क्यों दे रहे हैं? ये तो पहले से चलता आया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो है चिंतन इस बात का हो कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है और जनता देख रही है। ठीक है, आपको धोखे से किसी तरह से आपने जो है जनता से अभी मैंडेट तो ले लिया, लेकिन अगली बार ये चीजें, ये बहानेबाजी कब तक करोगे? कब तक आप जो है ध्यान भटकाने का काम करेंगे? सबको समझ में आ चुका है। और आज इसीलिए मैं कहता हूं, कल भी मैंने आपके डिबेट में कहा था कि ये देवभूमि है। अगर आप हम जनता
या विपक्ष के लोग आप नहीं सुन रहे उनकी, तो कहीं ना कहीं देवता देख रहे हैं। और आज जो बुद्धि भ्रष्ट होने का काम होता है, जब जो दो धड़े हो रहे हैं, जो आज दिल्ली की दौड़ क्यों लगानी पड़ रही है? किसने कहा दिल्ली की दौड़ किसने कहा दो धड़े हो रहे भाई? पूर्ण बहुमत अजीब कमाल करते हैं। बीएल संतोष के पास एक दिन जा रही है, अपनी तरफ से आप के पास जा रही है, आप के पास जा रही है। सर आपको जानकारी नहीं है, कितनी बड़ी जानकारी नहीं है। आपने तीरथ सिंह रावत जी का बयान नहीं सुना, आपने तीरथ सिंह रावत जी का बयान नहीं सुना, तीरथ सिंह रावत जी का बयान नहीं सुना। तीरथ सिंह रावत जी, शिवेंद्र रावत जी हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अपनी बात पार्टी फोरम में रखने के लिए गए। स्मार्ट सिटी में हमारी पार्टी एक हमारा परिवार की पार्टी है। क्या तीरथ सिंह रावत जी का आपने बयान नहीं सुना? परिवार की पार्टी है, पार्टी परिवार नहीं है। तीरथ सिंह रावत जी ने क्या कहा? मैं जवाब दूंगा आपका, आप आगे बोलिए बेटा। लेकिन बोलने से मतलब आप कि आज कहीं ना कहीं यहाँ तो देवभूमि है, इसमें जरूर असर होता है कि अगर जनता की नहीं सुनी जा रही है, जनता की नहीं चल रही है, तो देवताओं की चलेगी। और कहीं ना कहीं इनमें आपसी विद्रोह होगा, और विद्रोह हो चुका है, वो सबके सामने। और इसका जो है पार्टी का यहाँ पे ये तो चिंतन शिविर करें कि हम जो है 2025 में जो है प्रदेश को अच्छे लेवल में ले जाएंगे। मुझे लगता है कि 2025 तक जिस प्रकार भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, मुझे लगता है कि इनका तब तक जो है सूर्यास्त हो चुका होगा, और आम आदमी पार्टी का बहुत तेजी से उदय होगा। पूरे देश में हो रहा है, और आप देखेंगे कि उत्तराखंड में भी लोगों को बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने धोखे से एक बार जो है लोगों को किस तरह से जो है भ्रमित किया। उस टाइम पे भी उन्होंने जो है लोगों को भ्रमित किया है। दर्शन डोभाल जी, धोखे से कैसे, धोखे वाला मामला क्या, भ्रमित का मामला क्या? जनता उन्होंने कहा कि हमने नया मुख्यमंत्री, हमने युवा मुख्यमंत्री आपके लिए दिया है। ये जो है ठीक है, ये सब भ्रष्टाचारी थे, इन्होंने भ्रष्टाचार, अब इनको हटा देते, हम दोबारा जो है धामी जी को, धामी जी स्वयं अपनी सीट हार करके, चुनाव हार करके मुख्यमंत्री उनको बनाया गया। ये बहुत बड़ा एक संदेश था। अरे लोकतंत्र की प्रक्रिया है भैया, उनको चेहरा बनाया गया, इसलिए बनाया गया है कि घर में किसी को भी कोई किसी के नाम पर बाकी लोग क्या बात करने लायक बच्चे नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे व्यवस्था है वो। लेकिन एक व्यवस्था का पालन क्या है? वास्तव में यहाँ की जनता ने सोचा कि युवा मुख्यमंत्री है, और मोदी जी अगर कह रहे हैं कि इनको दोबारा हम जो है इनके नाम पे चुनाव लड़ते हैं, और हारने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाती है, तो लोगों को लगा कुछ होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देख रहे हैं। आप इकट्ठे प्रश्न में देखो, क्या उसमें किसको न्याय मिल रहा है? क्या आप विधानसभा घोटाले में न्याय दे रहे? क्या अंकिता अकाउंट में विधानसभा घोटाले के अंदर आप ये बताओ कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ने बहुत सारी चीजें समझाई है। घोटाले के अंदर विधानसभा में क्या अनियमितताओं के बाद पाई गई है, उनमें कार्रवाई हुई कि नहीं? शर्मा जी ने बहुत सारी चीजें बताई, और वो इतनी बढ़िया चीजें उन्होंने बताई कि सरकार के लिए एक आईना है, उनसे सबक सीखने की जरूरत है, उनका मार्गदर्शन लेने की जरूरत है। जो उन्होंने शब्द अभी कहे, तो बहुत सारी चीजें मैं तो उतना जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर उन चीजों को जिक्र पे आ जाऊं, तो मैं कह रहा हूं कि भाजपा का जितना भ्रष्टाचार उत्तराखंड में रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रदेश में होगा। और भाजपा ने जो उत्तराखंड की हालत ऐसी कर दी कि इसे उभरने में 25 साल लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 25 साल तक हम उभर पाएंगे। बिल्कुल कर्जे में डुबा दिया साहब। एक आदमी के ऊपर 66,000 कर्जा है। यहाँ पर हर एक बच्चा जो जन्म लेगा उसके ऊपर 66,000 रुपए कर्जा होगा जब जन्म लेते ही। ये भाजपा सरकार, मैं तो कहूंगा इसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। मैं अकेले दोष भ्रष्टाचार का ये नहीं कहूंगा कि आज अगर भाजपा की सरकार, अरे आप तो दोनों जगह शामिल रहते हो। आपने तो दोनों ने जो है चोली का मंत्र, आपने क्या किया? दोनों ने एक दूसरे से सीखा है, और जो भ्रष्टाचारी था, महाभ्रष्टाचारी था, उसको अपने पाले में ले लिया, उसको अपने उसमें जो बिठा दिया, गोद में बिठा दिया आपने। मुख्यमंत्री तक को आपने जो भ्रष्टाचार करने के बाद वहां, और उसने सोचा जो है तो एक ही सीटें लगेगी तो जो है इनकी गोद में बैठ जाओ, आपने बिठा दिया। देखने वाली चीज है, साफ दिख रहा है, पूरा आईना साफ है। जनता ने एक मौका जरूर दिया था। ठीक है, आईना साफ है तो जनता का वो जनता समझ रही है, आईना साफ है तो आने वाले दिनों में सब साफ हो जाएगा। दर्शन डोभाल जी, लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मी जी, क्या आपको लगता है कि चिंतन शिविर का आयोजन, अगर चिंतन किया जा रहा है, चिंतन पे बात की जा रही कि विकास की मुद्दे को 2025 तक अच्छा किया जाएगा, सशक्त उत्तराखंड बनाया जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? ये तो चिंतन शिविर कांग्रेस में भी कई बार हुआ है, हर पार्टियों में होता है, अलग अलग जहां पे सरकारें वहां पर भी किया जाता है। अनम्यूट कर लीजिए लक्ष्मी जी। मैं अभी सारे पैनलिस्ट को सुन रही थी, और ये चिंतन शिविर सब सारी पार्टियों में होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन चूंकि भाजपा का चिंतन शिविर है, और इनकी जो परिपाटी है जो चलती आ रही, जो जनता देख रही है इतने सालों से, कि जो ये वादे करते हैं, जो ये लोगों से झूठे वादे करते हैं, हर चुनाव से पहले वादे करते हैं, वो पूरा नहीं करते। तो चिंतन शिविर के बाद जो ये निकल के आएगी, उस पर कैसे यकीन कर लें कि वो
ये वादे पूरे करेंगे। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि अभी मुख्य सचिव शिविर में ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो जनता के नौकर है, वो जनता के कामों के लिए क्यों कोताही बरतते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, हम जनता के सेवा अधिकारी उसके तनख्वाह पा रहे हैं वहां पे जनता के काम पाने की, उसके बावजूद भी ऐसी क्या कारण है कि जो अधिकारी है वो योजना बनाने में कोताही कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में नाबार्ड का कितना पैसा हमारा वापस चला गया, वो पहले तो योजना नहीं बनाएंगे, उसको क्रियान्वयन में इतना लेट रहती थी। कहीं ना कहीं उनको जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनप्रतिनिधि बनाने के बाद क्रियान्वयन अधिकारियों ने करना होता है, लेकिन इसमें हमारा उत्तराखंड बहुत पिछड़ रहा है। अभी मैं कमलेश जी की बातों पे वो दूसरी ट्रैक पे मुद्दे को लेके चले गए थे कि अभी इन्होंने बहुत सारे आरोप कांग्रेस पे लगाए हैं। तो कमलेश जी, मैं आपकी बातों का जवाब ये देती हूँ कि पहले तो आप ये बताइए कि आजकल भाजपा का पूरा ध्यान अपने घर में ना झांक कर दूसरे की कांग्रेस में क्या हो रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पे हो रहा है। अरे आप विकास के कामों पे ध्यान लगा लो, कहाँ पे सड़क नहीं बनी, कहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, कहाँ पे सड़क नहीं बनी, कहाँ पे स्वास्थ्य। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे नहीं, मैंने देखिए मैंने सुना आपको, मैंने आपको सुना कमलेश जी, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप सोचेंगे कि आप मेरी आवाज को दबा देंगे, गलत है। घोटाले किसके कार्यकाल में मैडम? आप म्यूट कीजिए। 56 घोटाले किसके कार्यकाल में हुए बताइए ना जनता क्या? कमलेश जी आपके पास आएंगे। 56 घोटाले आपके पैसे बंद कर दूंगा। आप बताइए कमलेश जी, आप मुझे ये बताइए, मैं आपके घोटाले गिनाने शुरू, कुंभ से लेकर और आज तक का घोटाला गिनाना शुरू करूं? अरे आपके मुख्यमंत्री इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपने कहा धड़ेबाजी, आपने पार्टी में क्यों नहीं देख रहे हैं? आपने 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए बिना किसी कारण, आज तक जनता को नहीं बताया कि किन कारणों से मुख्यमंत्री बदले। आपने 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, आज तक जनता को नहीं बताया कि उन्होंने बिना कार्यकाल पूरा हुए कैसे बदल दिए। तो आप अपने घर में झांकिए, खिचड़ी आपके घर में पकड़िए, सब कुछ आपके घर में ठीक नहीं है तो आप अपने घर में झांकिए, अपने घर को बचाइए। 56 घोटाले किसके कार्यकाल में मैडम? जो आग लगी है मैं कर दूंगा, किसने कहा ये? जो 56 घोटाले आपके कार्यकाल के घोटाले, आपके कुंभ घोटाले के लेक्चर, आज उत्तराखंड में तमाम भ्रष्टाचार के बीजेपी के नेता ही क्यों आ रहे हैं? आप बीजेपी के हैं क्यों? बोलने से पहले आपने मुझे बताइए, जांच की बात कर रहे हैं, यूके में क्या किया? केंद्र बिंदु हाकम सिंह को रख लिया और सफेद पोशाक को बचा के ले गए। और सफेद बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा देते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा देते हो। आज तक अंकिता के हत्यारे को क्यों नहीं सामने लेके आए? क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं लेके? हमारा एक ही अलावा कांग्रेस भाजपा की तरह नहीं है। अरे भाजपा की तो सामने आगे लड़ाई, भाजपा के तो सामने पूरी जनता के समक्ष आ गई है और आप हमें बोल रहे हैं भाजपा की लड़ाई सबके सामने आ गए। बिल्कुल जा रहे हैं। शिविर की जो कार्रवाई चलेगी तो सरकार की प्रक्रिया है, हमारी सरकार सारी जनता को पता है कि भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, कुर्सी बचाने की जो जद्दोजहद भाजपा में चल रही है वो सबको पता है। तो भ्रष्टाचार नहीं, देखिए आप अगर मैं फिर आपको डिस्टर्ब करूंगी विनय जी, अगर ये उनियाल साहब आपके पास आएंगे। उनियाल साहब इसके बाद आपके पास आएंगे, उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास आएंगे, आप पूरी बात रखना। हाँ ठीक है, आप पूरी बात रखिए। तो मैं आपको टोकूंगा। मैंने कहा ना, अगर चिल्ला करके झूठ तो आप भी बोलते हो, झूठ बोलना। अरे आपका तो साबित हो चुका है। किसने कहा है? हरीश रावत जी ने कहा है ना, मैं आज बंद कर दूंगा। आपके तो साबित हो चुके हैं, झूठ आपके जुमले साबित हो चुके हैं। 56 घोटाले किसके कार्यकाल में होते? 17 में सरकार ने उत्तराखंड क्यों नहीं लेके आए? लोकायुक्त घोषणा पत्र में आपने लिखा, लोकायुक्त क्यों नहीं लेके आए आज तक? आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं। कहाँ है आपका 50 दिन महंगाई कम कर देंगे? कहाँ है आपके रोजगार? कहाँ आपके 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं? कहाँ है आपकी? तो लोग अब समझ चुके हैं, बहुत ज्यादा बेवकूफ। अब जनता बहुत समझदार हो गई, आपके जुमलों में नहीं फंसने वाली है कमलेश जी, आपके जुमले में नहीं फंसने वाली। बड़ी अब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, आपकी बिल्कुल है, बिल्कुल है। बोलो क्या चाहिए, क्या बताएं आपको? बताइए, मैं कह रही हूँ ना, आप ये बताइए। आप मुझे ये बताइए, अंकिता नहीं, पहले मेरे सवाल सुनिए, पहले मेरे सवाल पहले आप सुनिए। क्यों सुनिए? आप अगर गलत बोलेंगे, उत्तराखंड की जनमानस जानना चाहती है, जानते पूरी जनता आपको देख रही है। अपने किरण मेहरा को, हरीश रावत जी को बताइए कि 17 में सरकार झूठ कर रही है आपकी। सर झूठ है तो जनता ने आपको नकारा है। यही तो, आप कांग्रेस को देख रहे हैं, आप जनता को नहीं देख रहे हैं। आप जनता की बात कर रहे हैं, जनता की जनता जनार्दन है, ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जनता को, उत्तराखंड की जनता को पता है हमारा हित कहाँ है और हमारा हित कहाँ है। आप लोगों ने उनियाल साहब, लक्ष्मी जी, उनियाल साहब एक एक करके बात रखिए। लक्ष्मी जी आप अपनी बात रखिए, उनियाल साहब इसके बाद। अब मैं कमलेश जी को नहीं बोलने दूंगी क्योंकि ये इन्होंने इंटरप्ट किया है। मैं इनकी बात पेशेंस सुन रही। धैर्य रखना भी सीखे कमलेश जी, इतना बौखलाने से काम नहीं बनता। आप कैसे झूठ बोल रहे हो? देखिए झूठ के पाँव नहीं होते,
तथ्यों के आधार पर लगाए। आप डिबेट का पॉइंट भटकाओ मत। अंदर से जो आप ये बताइए ना, भ्रष्टाचार की जंगली खुद बौखलाता है। और कांग्रेस ये बोल रही है कि साहब ट्रिपल एससी घोटाला, अरे ट्रिपल, आप ये बताइए ट्रिपल एससी घोटाले में 47 लोगों को सजा हुई है, जेल के अंदर है। आपके कार्यकाल में तो ऐसे बाहर घूमते थे। आपको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन दूसरे को सुनिए। कुंजाल जी ने पूरा परिवार विधानसभा में लगा दिया, बहू लगा दी। मंत्री प्रसाद नेतानी जी ने अपने उनके मंत्री प्रसाद नेतानी जी के घर के पूरे टीचर बन गए। ट्रिपल एससी में क्या कर दिया आपने? क्या ट्रिपल एससी ने 47 लोगों को अंदर किया। उनको बाहर करवा दीजिए। अरे जल्दी करवाइए, जल्दी करवाइए, जल्दी, क्योंकि आपके सरकार लगी हुई करवाने में, खिलाफ भी कार्रवाई हुई, उनको बरी करवाने में लगी हुई। हाकम सिंह को केंद्र बिंदु कर दिया और साफ बचा। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी जी उनियाल साहब हमारे साथ और भी लोग पैनल में। लक्ष्मी जी उनियाल साहब, लक्ष्मी जी उनियाल साहब आपके पास आएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे, हमारे साथ आएंगे। दर्शन जी आपके पास आएंगे। भागीरथ शर्मा जी हमारे साथ है। भागीरथ शर्मा जी, आपने सबकी बात सुनी है और ऐसे में बात हो रही कि चिंतन शिविर अगर किया जा रहा है 2025 में उत्तराखंड को सशक्त बनाने की बात की जा रही है, तो इस पर तमाम मामले भी आपने सुने होंगे कि विपक्ष की तरफ से कई बातें कही गई। अनम्यूट कर लीजिए भागीरथ जी। विनय जी, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया पूरा। आप कमलेश जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। अभी हमारे साथ पैनल पे और भी लोग हैं, लक्ष्मी जी और भी लोग हैं, उनको भी देखना होगा मुझे। 1 घंटे हमारे पास समय कम है। भागीरथ जी बोलिए, आएंगे, आपके पास आएंगे। मैंने देखिए, मैंने पहले कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि चिंतन शिविर, मैं इसकी आलोचना कैसे कर सकता हूँ। चिंतन, हमने कहा कि ये परिवार में भी होता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी अच्छी डिबेट कैसे हो इस पर चिंतन करते हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। और इसको केवल राजनीतिक इसके लिए इसकी आलोचना या समालोचना नहीं की जा सकती है। हाँ, मैंने जो मुद्दे उठाए उन पे अच्छा होता कि राजनीतिक लोग उन पे बात करते, क्योंकि मैं मीडिया का पार्ट हूँ, तो उस पर तो बात हुई नहीं है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जो है उस पर। लेकिन भागीरथ जी, विपक्ष का भी काम है ना सवाल खड़ा करना। अगर विपक्ष किसी चीज को लेकर बोलता है, क्योंकि विपक्ष का भी होना जरूरी है, लोकतंत्र है यह, और लोकतंत्र में विपक्ष का रोल होना बहुत अहम है। मैं ये कह रहा था कि जो जल विद्युत परियोजनाओं की पर मैं बात कर रहा था, जो हमारा पोटेंशियल है उस पर चिंतन करिए। विपक्ष भी करे, सत्ता भी करे, सत्तारूढ़ पार्टी भी करे। और सबसे बड़ा चिंतन तो पलायन पर होना चाहिए था। पलायन चिंता सब व्यक्त करते हैं, पलायन आयोग भी बना, उसकी सिफारिशें भी आई, तो इस बात पर चिंतन होना चाहिए कि लोग क्यों कर अपने जो जड़ों को छोड़ रहे हैं, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। और कई ऐसे सवाल हैं। हम जो है, जो औद्योगिकरण 2002 से 2007 के मध्य जिस रफ्तार से हुआ, और वो आगे क्यों नहीं बढ़ा। कई ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद भी कर दिए। तो कारण जो भी रहे हों, हमें ये चिंतन भी करना चाहिए कि अगर हमें आर्थिक क्षेत्र में और रोजगार के सेक्टर को अगर उसको एड्रेस करना है, तो हमें उद्यम बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस पर चिंतन क्यों नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 8.5 लाख तो पंजीकृत। भागीरथ जी, विपक्ष में जो प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, उनकी बात से भी सहमत होना चाहिए। देखिए, मैं किसी की बात से नहीं, मैं खुद सक्षम हूँ कि मैं कहाँ पर सहमत हो सकता हूँ, कहाँ नहीं। और मैं हवा में बात तो करूंगा नहीं, मेरे पास कई आंकड़े भी हैं। समय उतना नहीं है कि मैं सर उस पर बात कर सकूं। और ये मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल तो की थी, जब वो कि हर एमएलए को, मतलब दलगत भावना से ऊपर उठ करके कि हर एमएलए कम से कम 10 काम, अपने बड़े काम अपने विधानसभा क्षेत्र के दे, ताकि एक समन्वित विकास की जो है उस ओर प्रदेश को ले जाया जा सके। और जो 2025 का लक्ष्य पार्टी बता रही है, सरकार बता रही है, उसको तभी पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन चिंता नहीं तो यह है कि जनप्रतिनिधि और बहुत कम लोगों ने अभी तक अपने प्रस्ताव सरकार को भेजे हैं। तो चिंतन की जरूरत है कि वो कौन जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने जनता से वादा किया, वोट लिए, विजयी होके आगे, और जनता जो है कहीं सड़क के लिए, कहीं अस्पताल के लिए, कहीं अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, और जो अन्य तमाम समस्याएं हैं
उनसे जूझ रही है। आपदा में कितना नुकसान हुआ है इस बार, कितने लोग तबाह हो गए, कितने घर ध्वस्त हो गए, परिवार समा गए, जमींदोज हो गए। तो इस पर चिंतन की जरूरत है और ये अच्छी बात है कि ये चिंतन ऐसे स्थान पर हो रहा है जहां हमारी नौकरशाही तैयार होती है। और मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि सरकार कम से कम, हम जब किसी के बारे में सोचते हैं, उसको अच्छी सुविधाएं देना चाहते हैं, अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी तो सुनी जाए। तो अब मुझे पता नहीं इस चिंतन शिविर में जो दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हैं, जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो तमाम जो है जिनकी दुश्वारियां हैं, उनको इस चिंतन शिविर में बुलाया गया कि या नहीं बुलाया गया मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा होगा कि सरकार उन लोगों को भी बुलाए जो बहुत ही हमारे कई ऐसे सीमांत क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा प्रदेश जुड़ा हुआ है। कई गांव आज भी जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, हजारों गांव और तोक हैं जहां पर अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हम एयर कनेक्टिविटी और इसकी तो बात कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अभी तो रोड कनेक्टिविटी उस सेक्टर में हमें बहुत कुछ करना है। पिछले 10-5 साल में काम बहुत हुआ है और ये अच्छी बात है कि जब राज्य गठन हुआ था उस समय मुझे भली भांति याद है कि 15,500 हमारे रेवेन्यू विलेज में से 5,500 रेवेन्यू विलेज ऐसे थे जिनमें रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। आज इतनी बुरी हालत नहीं है, ऐसा कि विकास नहीं हुआ या किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार ने ही काम किया, मैं ये भी नहीं कहूँगा। काम हुआ, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। बिल्कुल गंभीर होना पड़ेगा, जवाबदेह बनाना पड़ेगा। यहाँ दिक्कत क्या है कि नौकरशाही जो है वो जवाबदेह कई बार नहीं हो पाती। कर्मचारी हड़ताल क्यों करता है? कर्मचारी अपने सर्विस मैटर से अगर उसका इंक्रीजमेंट भी लगना है एनुअल, या उसका एसीपी उसको मिलना है, या उसके कई अन्य देयकों का भुगतान होना है, यहाँ तक कि जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिलों के लिए कर्मचारी अफसरों के और दफ्तरों के धक्के क्यों खाता है? तो जवाबदेही कहाँ है? इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो डिलीवरी सिस्टम है, वो प्रभावित होता है। इसलिए सरकार कम से कम तंत्र को अगर जवाबदेह और जिम्मेदार बना दे, इस पर चिंतन करने की बहुत जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अधिकांश वक्ता इसी को एड्रेस कर रहे थे और ये जरूरी है, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन में देखिए हमारे बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में हमारे पत्रकार लोग भी हैं जो तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर काम करते हैं। और बिल्कुल बहुत क्षमा चाहूंगा भागीरथ शर्मा जी, हमारे पास समय का अभाव है। लक्ष्मी अग्रवाल जी, दर्शन डोभाल जी, कमलकांत जी, कमलेश उनियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देवभूमि के दंगल में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर रामपुर से आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां पर हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत। अब इस केस की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। कोर्ट से आजम खान की पक्की जमानत मंजूर। अब तक अंतरिम जमानत पर थे आजम खान। तो हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत। तो इस वक्त बड़ी खबर रामपुर से है, अब इस केस की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। कोर्ट से आजम खान की पक्की जमानत मंजूर। तो अब तक अंतरिम जमानत पर थे आजम खान। हेट स्पीच मामले को लेकर, हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत। अब इस केस की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। इसमें विधानसभा की सदस्यता भी उनकी रद्द कर दी गई, जिस पर चुनाव भी होने हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी जुड़ चुके हैं लाइव। शबी जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, आजम खान को जिस तरीके से अब सुनवाई 2 दिसंबर को होनी है? बिल्कुल, बात अगर कपिल देखें तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला है आजम खान के लिए जिसमें खाया पिया कुछ नहीं,
और गिलास तोड़ा बारहने जैसी स्थिति है। देखिए, विधायकी जा चुकी है और तमाम सारी जो है वो उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाइयां हो चुकी हैं और वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है। सबसे बड़ी कार्रवाई जिसका डर था, तलवार लटक रही थी गिरफ्तारी की, निश्चित तौर के ऊपर उससे राहत मिली है आजम खान साहब को और अब 2 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। पक्की जमानत जो है वो मिल गई है। अब जेल जाने के खतरे से बच गए हैं आजम खान। एमपी एमएलए कोर्ट से अगर उनको राहत मिल जाती तो हो सकता है जो उनका पॉलिटिकल कैरियर जिस चौराहे पे आकर खड़ा है उस चौराहे से उसको कोई पगडंडी या कोई सूरत हाल की तरफ वो चल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है और परिवार के लिए, आजम खान साहब के लिए कि वो अब जमानत उनको मिल गई है कोर्ट ने, तो निश्चित तौर पर अब सुनवाई होगी। इसी तरीके से मामला आगे बढ़ेगा और आजम खान साहब फिलहाल जो है वो जेल जाने से जो है बच गए हैं। जी, तो अगर बात करें जिस तरीके से उनकी सदस्यता तो रद्द हो गई है और जो पॉलिटिकल करियर था वो तो कहीं ना कहीं अभी दिख नहीं रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। निश्चित तौर पर जो राजनीति पूंजी थी उनकी अभी तक वो सब कह सकते हैं अभी वो किसी काम नहीं आई। उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो उनके किसी काम नहीं आई, उनके संबंध उनके किसी काम नहीं आए और एक छोटी सी हेट स्पीच मामले में उनको अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ा। अब उनके जो उनकी नाव में, जो उनके लश्कर में, जो उनकी टीम के लोग थे, वो अब उनका कहते नहीं है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कुछ लोग जो हैं वो उससे उतर कर निकलते हैं। मैं उसका नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता हूं अपने राष्ट्रीय चैनल पर, लेकिन निश्चित तौर पर अब आजम खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़े संघर्ष जैसी बात होगी और निश्चित तौर पर अगर आजम खान इस दौर को फेस कर ले जाते हैं तो वो एक बड़े नेता जो हैं वो साबित होंगे, क्योंकि इतना सीनियर व्यक्ति, इतना उत्तर प्रदेश में किसी जमाने में 2012 से लेकर 2017 तक जिसका जलवा था, जिसका जलजला था, वो व्यक्ति अब अगर वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं रहा तो आप सोच सकते हैं उसके लिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शबी हैदर जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पक्की जमानत मंजूर कर ली गई है, तो अब तक अंतरिम जमानत पर थे आजम खान। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में चिंतन शिविर का आयोजन शुरू हो गया है जो 3 दिन तक चलेगा और इस पर तमाम मुद्दों को बात की जाएगी। 2025 तक उत्तराखंड सशक्त बनाने की बात की जा रही है, जिसमें विपक्ष ने अपनी बात रखी है, तमाम बातें सामने निकल कर आई। फिलहाल देवभूमि के दंगल में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।